हाय वीवर्स, स्वागत आप सभी का अनविंदा यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के बारे में। लास्ट हमने किया था कोठारी आयोग, जो कि 1964 टू 66 था। तो वहाँ पर हमने देखा था कि कोठारी आयोग ने अपने सुझाव में क्या क्या सुझाव दिए हैं और किस तरह की एजुकेशन पॉलिसी उन्होंने लागू करने की सिफारिशें की थी। ठीक है, तो जो भी हमने कोठारी आयोग में पढ़ा, जो उन्होंने शिक्षा नीति के बारे में बताया कि ऐसी शिक्षा नीति होनी चाहिए, तो उसमें क्या कमियां रह गई थी उनके बताने के बाद भी, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसी बताई थी, अच्छी अच्छी सिफारिशें भी की थी कि इस तरह की हमारी एजुकेशन होनी चाहिए। तो उनकी एजुकेशन में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी कि भारत सरकार ने 1986 की राष्ट्रीय नीति को अपनाना पड़ा, इसको अपडेट करना पड़ा, जो कोठारी आयोग की शिक्षा नीति थी। ठीक है, तो वही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज़ादी के बाद भारतीय शिक्षा के इतिहास में 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक था। अब आप सोच रहे होंगे, हम तो पढ़ रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, तो मैं बात क्यों कर रही हूँ 68 की। तो देखिए, जो कोठारी आयोग था 1962 टू 66 तक इनका कार्यकाल था। 64 में तो इनकी शुरुआत हुई थी और 66 में इनकी सिफारिश, जो भी इनका काम था, जो इन्होंने शिक्षा में काम किया, एक रिपोर्ट तैयार की थी, वो सब चला था 2 साल तक। तो उसको लागू करने में भी तो टाइम लगेगा। अगर किसी चीज़ को हम देखते हैं, परखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, तो उसको लागू करने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो इस शिक्षा नीति को लागू किया गया था 68 में। इसलिए हम कहेंगे कि जो भारतीय शिक्षा नीति थी 68 वाली, वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी, लेकिन इतनी भी महत्वपूर्ण नहीं रही, क्योंकि कुछ कमियां निकाल दी गई थी सरकार की तरफ से। इसलिए 86 वाली जो नीति थी वो जो सरकार है वो लेकर आई थी। ठीक है, तो 1968 में सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी, क्योंकि ये जो कोठारी आयोग था, ये इन्हीं की शिक्षा नीति थी जो 68 में लागू हुई थी। ठीक है, परंतु शिक्षा नीति के प्रस्तावों एवं प्रावधानों को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सकता था। कुछ कमियां थी, इसलिए इनको कंप्लीटली लागू नहीं किया गया। कुछ हद तक, कुछ स्तर पर इनकी सिफारिशें जो थी, जो शिक्षा नीति ये लेकर आए थे, कुछ हद तक लागू की गई थी, लेकिन कंप्लीटली नहीं लागू हो पाई थी इनकी शिक्षा नीति। ठीक है, तो जनवरी 1985 में देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को विकसित करने के लिए, इसको लागू करने के लिए घोषणा की, जिसमें शिक्षा व्यवस्था का विश्लेषण कर समीक्षा की गई है। इन्होंने कहा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोठारी आयोग ने हमें प्रस्तुत की है, उसकी समीक्षा करो, उसको देखो कि कहाँ कमियां रही हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, जो जो उन्होंने सुझाव दिए थे। उसके बाद इन्होंने जनवरी 1985 में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकसित की, जिसको कहा जाता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इसको नाम दिया गया था। तो इसकी शुरुआत हो गई थी जनवरी 1985 में। ठीक है, इन्होंने देश के नाम अपने प्रसारण में कहा था कि देश को ऐसी शिक्षा नीति दी जाएगी जो देश को आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से 21वीं शताब्दी के लिए तैयार करेगी। उन्होंने यह भी कहा था कि शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय एकता और नैतिकता जैसे कार्यों पर भी विकास होना चाहिए। ठीक है, तो इनका ये मानना था कि जो शिक्षा नीति उन्होंने दी है उससे काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें ऐसी शिक्षा नीति देश को देनी चाहिए जो आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से भी लागू हो, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत अलग होगा। अभी जो टाइम चला हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि यही टाइम, यही परिस्थितियाँ आगे चलकर भी हों। तो इन्होंने कहा कि हमें आगे चलकर जो स्थिति आने वाली है शिक्षा को लेकर, या फिर आगे जो चेंजेस होने वाले हैं, उनके आधार पर हमें ऐसी शिक्षा नीति को अपनाना होगा। ठीक है, तो मई 1986 को नई राष्ट्रीय नीति लागू कर दी गई, जो अब तक चल रही है। ये जो शिक्षा नीति आप देख रहे हो, जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ये शिक्षा नीति जब बनाई गई थी तो बहुत अच्छी इसको माना गया था। जो जितने भी प्रावधान इसमें किए गए हैं, जो सिफारिशें इसमें दी गई हैं, वो शिक्षा नीति अब तक चली हुई है, इतनी कारगर ये सिद्ध हुई थी। ठीक है, ये नहीं है कि जो शिक्षा नीति 1968 में लागू हुई थी, जो कोठारी आयोग ने दी थी, वो महत्वपूर्ण नहीं रखती। वो महत्वपूर्ण रखती है, इसी के बेस पर ही 1986 का गठन किया गया था। बस आप ये लगा लीजिए कि जो शिक्षा नीति कोठारी आयोग ने दी गई है, जो दी थी, उसको अपडेट किया गया था 1986 में। ठीक है, तो इस दस्तावेज को लगभग 12 भागों में बांटा गया है, और ये 12 भाग आप यहाँ पर इस तरह से देख सकते हो। ठीक है, तो इन्होंने 12 भाग इसके बना दिए थे, जिसमें क्या क्या थे वो बता देती हूँ एक बार। फर्स्ट थी इसकी भूमिका, दूसरा है शिक्षा का सार और भूमिका, थर्ड है राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, समानता के लिए शिक्षा,
विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन, तकनीकी एवं प्रबंधकीय शिक्षा प्रणाली को कार्यशील बनाना, विषय सामग्री और उसकी प्रक्रिया का नवीनीकरण, शिक्षक और शिक्षा का प्रबंधन, साधन एवं पुनर्निरीक्षण और भविष्य। तो ये ऐसे 12 भाग थे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाए गए थे। ठीक है, अलग अलग जो पार्ट इन्होंने बनाए थे उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने शिक्षा को रखा था अपने भागों में। ठीक है, जो 12 भाग इन्होंने बनाए हैं। तो हुआ क्या था कि जो कोठारी आयोग बनाया गया था 1964 वाला, जो 66 तक चला था, 2 साल तक जो चला, तो इन्होंने एक पैटर्न दिया था 10th +2 और +3 वाला, जो कि अब भी चल रहा है और ये काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ था और इसी पैटर्न को अपना लिया गया था कि ये पैटर्न बहुत अच्छा है और इसी पैटर्न को हम लागू करेंगे। त्रिभाषा सूत्र भी इन्होंने दिया था कोठारी आयोग ने और इसको अपना लिया गया था। और कई प्रांतों में कृषि, व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, विज्ञान शिक्षा और बहुत सारे ऐसे प्रावधान थे जो किए जाने लगे थे। सभी प्रांतों में परीक्षा प्रणाली में सुधार की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई थी और आधुनिकीकरण के नाम पर विज्ञान और गणित की जो शिक्षा है वो अनिवार्य कर दी गई थी। ठीक है, तो इसको जो शैक्षिक के जो अवसर थे उसको समानता लाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए थे। जो मुदालियर आयोग ने जो माध्यमिक शिक्षा दी थी वो इतनी कारगर साबित नहीं हुई थी जितनी कि कोठारी आयोग की शिक्षा नीति काम कर गई थी। ठीक है, तो उनके पैटर्न को ही फॉलो किया गया था, उन्हीं की शिक्षा नीति को काफ़ी फॉलो किया गया था और वही चलकर अपडेट हुई है 1986 में। ठीक है, तो 1986 में जब इसको चेंज किया गया, इसको अपडेट किया गया, उसका कारण क्या था कि इंदिरा गांधी थी उस टाइम पर और उनकी हत्या के बाद जो राजीव गांधी हैं वो प्रधानमंत्री बन गए थे और उनके क्षेत्र में आंदोलन जो है वो हो गए थे और उन्हीं के आंदोलन के प्रयास में इन्होंने कहा कि जो शिक्षा नीति है उसको चेंज किया जाए, उसको अपडेट किया जाए और शिक्षा में आधुनिकीकरण को लेकर आया जाए। ठीक है, तो इसलिए 1986 में जो कदम उठाए गए थे शिक्षा को चेंज करने के लिए, शिक्षा में आधुनिकीकरण लेकर आने के लिए, तो इस तरह से कुछ कदम उठाए गए थे। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का गठन किया गया था। और 1986 के जो प्रावधान थे, क्या क्या इन्होंने सिफारिशें दी थी, क्या क्या होना चाहिए नई शिक्षा नीति में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के कुछ मुख्य बिंदु हैं, कुछ सुझाव हैं इनके जो मेन फोकस इन्होंने किया है। 1986 की नीति ने शिक्षा को आधुनिकीकरण और आईटी की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया है। इन्होंने कहा है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो आधुनिक जीवन से रिलेट करके हो, जो आगे आने वाला समय है, आगे आने वाला जो जीवन है उस पर डिपेंड होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग शिक्षा हमें बच्चों तक पहुँचानी चाहिए। ठीक है, दूसरा इन्होंने कहा है कि शिक्षक शिक्षा के पुनर्गठन, बचपन की देखभाल, महिला सशक्तिकरण और वैश्विक शिक्षा साक्षरता पर भी अधिक बल दिया जाना चाहिए। इन्होंने कहा है कि शिक्षा का पुनर्गठन होना चाहिए, शिक्षा में चेंजेस लेकर आने चाहिए, शिक्षा को अपडेट करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो शिक्षा पहले से ही चली आ रही है उसको ही हम आगे आने वाली पीढ़ी पर थोप दें। ऐसा नहीं है कि जो पीढ़ी आगे आने वाली है वो इसको अपनाएगी, तो हमें आगे आने वाली पीढ़ी के अनुसार, उनके अकॉर्डिंग ही शिक्षा को अपडेट करना चाहिए। क्योंकि जो पुरानी जो शिक्षा नीति उसमें क्या है, जो टीचर ने पढ़ा दिया सिर्फ वही है, क्योंकि सेंटर किसको माना गया था पुरानी शिक्षा नीति में, पुरानी जो शिक्षा थी टीचर को माना गया था। लेकिन अपडेट होते होते अब आपको पता है कि अब सेंटर किसको माना गया है, स्टूडेंट को माना गया है, लर्नर को माना गया है। इसलिए इनका यही मेन फोकस था कि शिक्षा में चेंजेस लेकर आया जाना चाहिए। ठीक है, बचपन की देखभाल की जानी चाहिए, जो बचपन है उनके अकॉर्डिंग, जो बच्चे हैं बच्चों को स्कूल में भेज दिया जाता है, जब उनकी जो शिक्षा वो स्टार्ट होती है तो उनके अकॉर्डिंग भी शिक्षा प्रोवाइड की जानी चाहिए। मातृभाषा में बच्चों को जो शिक्षा वो प्रोवाइड की जानी चाहिए, क्योंकि बच्चे बचपन में अपने परिवार में जो भाषा बोलते हैं, सीखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को अगर हम शिक्षा देंगे तो वो बहुत जल्दी सीखेंगे। ठीक है, और महिला सशक्तिकरण पर भी इन्होंने जोर दिया कि महिलाओं को भी जो शिक्षा है वो दी जानी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो शिक्षा पाने का हक वो सिर्फ पुरुषों को ही है, बल्कि महिलाओं को भी शिक्षा पाने का उतना ही अधिकार है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों की स्वायत्तता को भी स्वीकार किया गया और जिसका अतीत में विरोध किया गया। तो इनका कहना था कि जो यूनिवर्सिटी हैं, जो कॉलेजेस हैं, जिस पर सरकार का पूर्ण अधिकार है वो हटा दिया जाए, लेकिन बाद में चलकर कुछ इनका विरोध भी हुआ था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा कि अधिकांश सरकारी योजनाएं जैसे सर्व शिक्षा अभियान है, मिड डे मील योजना है, नवोदय विद्यालय हैं, केंद्रीय विद्यालय और शिक्षा में आईटी का उपयोग
1986 के NEP के तहत शुरू किया जाना चाहिए। अब आपने अब तक किसी भी शिक्षा नीति में ये सब नहीं सुना होगा, क्योंकि ये सब कब आया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। सर्व शिक्षा अभियान भी 1986 में आया। मिड डे मील भी 1986 की राष्ट्रीय नीति में बात की गई है। आपके जो NVS हैं, आपके जो KVS है, केंद्रीय विद्यालय जो हैं, ये भी इसी शिक्षा नीति में खोलने की बात की गई है कि नवोदय स्कूल खोले जाएं, केंद्रीय विद्यालय खोले जाएं, मिड डे मील ऐसे शुरू की जाए, सर्व शिक्षा अभियान चलाया जाए बच्चों के लिए। तो जो इन्होंने सिफारिशें की थी वो 1986 की शिक्षा नीति में ही की गई थी, और ये किसके द्वारा चलाई गई थी? भारत सरकार के द्वारा चलाई गई थी। ठीक है, तो ये इसके कुछ मेन पॉइंट है, ये हमने डिस्कस कर लिए। उसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुझाव क्या क्या थे। ठीक है, इनके सुझाव भी थे। तो इन्होंने कहा कि विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन होना चाहिए। मतलब विभिन्न स्तर, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और जो उच्च स्तर है, उन पर शिक्षा में चेंज लेकर हमें आना चाहिए, चेंजेस होने चाहिए। उनके पाठ्यक्रम में भी चेंज होने चाहिए बच्चों के अकॉर्डिंग, और जो उनके शिक्षा में पढ़ाने के जो तरीके हैं, जो टेक्निक्स है, जो मेथड है, उनमें भी चेंजेस होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो बात की है इन्होंने शिक्षा के पुनर्गठन की, वो बात की है इन्होंने 5वें भाग में। जो 12 भाग हमने पढ़े थे, तो वो 5वां भाग है इनका। ठीक है, तो 5वें भाग में शिक्षा के सभी स्तरों का पुनर्गठन करने पर इन्होंने बल दिया है, और पूर्व प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा की जो पाठ्यचर्या है उसमें सुधार करने और उसके स्तर को ऊंचा उठाने के लिए भी इन्होंने बल दिया है इस बात पर। ठीक है, तो इनका कहना है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। इस स्तर पर शिशुओं की शारीरिक और मानसिक विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। उनके भोजन, वस्त्र, सफाई, पर्यावरण पर भी ध्यान दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि जो बच्चे होते हैं 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराना, मुफ्त में शिक्षा प्रोवाइड कराना, और 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराना एक अनिवार्य अधिकार कर दिया जाए कि उनको शिक्षा ज़रूर मिलनी चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है कि 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराना सरकार के लिए क्या अनिवार्य किया गया है, कंपल्सरी किया गया है। और इन्होंने कहा कि माध्यमिक स्तर पर नवोदय स्कूल खोले जाए, केंद्रीय विद्यालय स्कूल खोले जाए, ताकि जो शिक्षार्थी हैं वो स्कूल में अच्छी फैसिलिटीज़ उनको मिले, अच्छा पाठ्यक्रम उनको मिले और अच्छा वातावरण उनको मिले। और 12th के बाद उन बच्चों को उनके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का भी अधिकार हो। ये नहीं कि उन पर बस सब्जेक्ट थोप दिए जाए, उन पर पाठ्यक्रम थोप दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस पर इन्होंने बात की कि शिक्षा का पुनर्गठन होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने बात की है कि तकनीकी और प्रबंध की जो शिक्षा है उसमें चेंजेस होने चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तकनीकी और प्रबंध शिक्षा हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं राज्यों की तकनीकी शिक्षा बोर्ड को सुदृढ़ बनाने और कुछ अच्छे तकनीकी व प्रबंधीय शिक्षा संस्थानों को स्वायत्ता प्रदान करने की इन्होंने बात की है। इनका यही कहना है कि जो पुराने, जो घटिया किस्म के जो टेक्निकल कॉलेजेस हैं, जो स्कूल खोले गए हैं, उनको बंद कर दिया जाए, बल्कि उनके आधार पर उनकी जगह पर ऐसे टेक्निकल स्कूल, विद्यालय, स्कूल, कॉलेजेस ऐसे खोले जाएं जो क्या हो, मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, जहाँ पर बच्चों को अच्छी तरह से एजुकेशन मिल पाए। उसके बाद इन्होंने बात की है शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना। इस शिक्षा नीति में तत्कालीन शैक्षिक वातावरण में उद्देश्यों की गंभीरता के साथ साथ आधुनिकीकरण और सृजनात्मकता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के गुण और प्रसार के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तनों को सम्मिलित किए जाने की बात इन्होंने कही है। इनका कहना है कि जो भी शिक्षा व्यवस्था है, जो अभी जो शिक्षा चली हुई है, उसको चेंज करके बच्चों के अकॉर्डिंग उसको आधुनिकीकरण लेकर आया जाए और बच्चों के अकॉर्डिंग सृजनात्मक जो शिक्षा है वो की जाए। क्योंकि बच्चे क्या है, क्रिएटिव बच्चे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी एक ही तरीके से सीखते हैं। हो सकता है कोई बच्चा पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं लेता हो, जो दूसरे काम को करने में इंटरेस्ट लेता हो। वो बच्चा बहुत क्रिएटिव है लेकिन पढ़ने में उसका ध्यान नहीं है, वो खेल कूद में ज़्यादा है या फिर पेंटिंग करने में ज़्यादा है। कोई भी ऐसा सोर्सेज जो बच्चे को आगे भविष्य में लेकर उसको जा सके, मतलब एक ऐसी फैसिलिटीज़ बच्चों को प्रोवाइड की जाए जो आगे चलकर उनके लिए कारगर साबित हो। ठीक है, तो इन्होंने बात की है कि शिक्षा व्यवस्था को हमें ऐसी बनाई जाए, ऐसी कारगर बनाई जाए शिक्षा नीति को, ताकि बच्चों को आगे चलकर किसी भी तरह की जो समस्या है वो समस्या का सामना ना करना पड़े। ठीक है,
उसके बाद इन्होंने बात की शैक्षिक विषय वस्तु और प्रक्रिया को नया स्वरूप देने के लिए जो भी सिलेबस है उसको चेंज किया जाना चाहिए बच्चों के अकॉर्डिंग। इस शिक्षा नीति में शिक्षा की विषय वस्तु व प्रक्रिया को अनेक प्रकार से सांस्कृतिक विषय वस्तु से भी संबंधित किया जाए। अब जो भी जिस भी प्रांत में हम इस शिक्षा नीति को लागू करेंगे, जो त्रिभाषा सूत्र जो हम लागू करने जा रहे हैं, तो उसमें एक सांस्कृतिक भाषा को भी हम जोड़ दे, विषय वस्तु में सांस्कृतिक भाषा को भी हम जोड़कर चले ताकि बच्चे अपनी संस्कृति को ना भूलें। ये भी इनका मेन उद्देश्य था। ठीक है। उसके बाद इन्होंने बात की है संपूर्ण देश में 10th +2 और +3 शिक्षा संरचना लागू हो। इस नीति के अनुसार 10 वर्षीय शिक्षा पूरे देश के लिए समान होगी। इनका कहना है कि जो भी शिक्षा नीति है वो 10वीं क्लास तक सभी प्रांतों में, सभी राज्यों में समान दी जाएगी। कोई भी विद्यार्थी अपनी शिक्षा को, मतलब अपने जो सब्जेक्ट है उनको सिलेक्ट नहीं करेगा, बल्कि सभी का जो पाठ्यक्रम होगा वो 10वीं क्लास तक सेम रहेगा। ठीक है। उसके लिए यह आधारभूत पाठ्यक्रम होगा। +2 पर प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए तैयार किया जाएगा। इनका कहना है कि जब +2 में बच्चे आएंगे तो उनको जो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे, जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे या फिर क्रिएटिव होंगे, उनको यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन दिलाने के लिए उनको अलग से ट्रेंड करेंगे। ठीक है। और जो अन्य बच्चे हैं उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान की जाएगी। जो बच्चे रह गए, जो मीडियम बच्चे हैं, उनकी रुचि, जो जिस भी सब्जेक्ट में उनकी रुचि है या फिर जिस सब्जेक्ट को वो पढ़ना चाहते हैं और जिसमें उनकी योग्यता है, उसी के अनुसार हम उनको शिक्षा प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। उसके बाद इन्होंने बात की है ग्रेजुएशन लेवल की। +3 पर छात्रों को उच्च ज्ञान प्रदान किया जाएगा जो देश की सांस्कृतिक सुरक्षा और आधुनिकीकरण में सहायक होगा। तो इन्होंने बात की है तीनों स्तर की। इन्होंने कहा है कि संपूर्ण देश में ये जो पैटर्न है 10th +2 +3 वाला लागू होना चाहिए। समान शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। जो 10वीं तक की जो शिक्षा है वो सबके लिए समान होनी चाहिए। +2 में बच्चे अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और +3 में बच्चों को अपने स्ट्रीम के अकॉर्डिंग या फिर अपने एजुकेशन के अकॉर्डिंग जो उन्होंने +2 में ली है उसके आधार पर बच्चे अपनी जो एजुकेशन है वो ले सकते हैं और आगे चलकर उनको व्यवसाय में भी ये हेल्प करेगी। ठीक है। उसके बाद इन्होंने बात की है शिक्षकों के स्तर और शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार किया जाए। इनका कहना है कि जो टीचर हैं उनके स्तर को, उनके लेवल को इंक्रीज़ किया जाए और जो भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है उसमें भी उनको जो उनका सुधार होना चाहिए। ठीक है। तो शिक्षकों का चयन उनकी योग्यता के अनुसार किया जाएगा। उनके स्तर को ऊंचा उठाने के लिए वेतनमान भी बढ़ाया जाएगा। पूरे देश में समान कार्य के लिए समान वेतनमान के सिद्धांत को लागू किया जाए। प्रत्येक जिले में शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाए। इनका कहना है कि जो टीचर एक ही पोस्ट पर हैं और समान काम कर रहे हैं तो उनको वेतनमान भी उतना ही मिलना चाहिए और ये जो प्रक्रिया है ये पूरे देश में लागू होनी चाहिए। लेकिन किसी भी कारणवश कुछ भी लगा लीजिए, ये शिक्षा ये जो पैटर्न है जिसकी इन्होंने बात की है कि वेतनमान के लिए पूरे देश में लागू होना चाहिए, वो अभी तक लागू नहीं हुआ है। आपने देखा होगा दिल्ली में सैलरी अलग है, बिहार में अलग है, राजस्थान में अलग है, हरियाणा में अलग है। तो वेतनमान के दृष्टि से अभी तक ये संपूर्ण नहीं हो पाया है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने बात की है परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार किया जाए। मूल्यांकन को एक सतत प्रक्रिया बनाया जाए। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन बच्चों का होना चाहिए। ठीक है। बाह्य वातावरण को अधिक महत्व दिया जाए। इनका कहना है कि सिर्फ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चों ने किताबी ज्ञान प्राप्त किया है, सिर्फ उन्हीं के आधार पर बच्चों का मूल्यांकन नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चों ने जो एक्टिविटी की है, जो पार्टिसिपेट किया है, जो भी बच्चों ने रोल प्ले किए हैं क्लास में, वो भी उसके आधार पर भी मूल्यांकन होना चाहिए। ठीक है। और परीक्षाओं को वैध और विश्वसनीय बनाया जाए। प्रश्न पत्रों की रचनाएं, पुस्तकों के मूल्यांकन को वस्तुनिष्ठ बनाया जाए। श्रेणी के आधार पर ग्रेड सिस्टम को लागू किया जाना चाहिए। देखिए, ग्रेड सिस्टम सिर्फ अभी लागू नहीं हुआ है, बल्कि 1986 की राष्ट्रीय नीति में भी ग्रेडिंग सिस्टम की बात कही गई है। और जो आपके ऑप्शन टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं, उसकी भी बात इन्होंने यहाँ पर की है कि ऐसी शिक्षा नीति, मतलब ऐसे बच्चों का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाना चाहिए। ठीक है। ओवरऑल बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने बात की है प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का विस्तार किया जाए। प्रौढ़ों को साक्षर बनाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों का उपयोग किया जाए।
ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित शिक्षा के प्रचार व प्रसार में जनसंचार के साधनों का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। इन्होंने प्रौढ़ शिक्षा पर भी काफ़ी जोर दिया है कि प्रौढ़ों को भी जो सरकारी है या फिर गैर सरकारी संगठन है उनके द्वारा शिक्षा पहुंचाई जाए, और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर किसी भी एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से या फिर किसी को भेजकर किसी भी माध्यम से उनको अवेयर किया जाना चाहिए पढ़ाई के प्रति, ताकि वो शिक्षा ग्रहण कर सके। ठीक है। उसके बाद इन्होंने बात की स्थित शिक्षा की व्यवस्था की जाए। स्थित शिक्षा की व्यवस्था की जाए और इसके लिए खुली शिक्षा और दूर शिक्षा की भी व्यवस्था की जाए और जनसंचार के माध्यमों का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। अब ये इनका ये कहना है कि जो बच्चे स्कूल में नहीं आ सकते, जो बच्चे रेगुलर नहीं आ सकते, क्योंकि ऐसा सिस्टम था उस टाइम पर कि बच्चे स्कूल में जाना पसंद नहीं करते थे या फिर उनके पेरेंट्स बच्चों को स्कूल में नहीं भेजते थे, क्योंकि इनके पेरेंट्स बच्चों को काम पर भेज देते थे। उनका मानना था कि अगर कोई कमाएगा नहीं तो खाएगा कहाँ से, और अगर हम इनको स्कूल में भेज देंगे तो फिर कमाई नहीं होगी और खाने के लिए जो पैसे हैं वो अरेंजमेंट नहीं हो पाएंगे। तो इन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जो बच्चे दूर दराज के क्षेत्रों से आते हैं या फिर जो बच्चे रेगुलर नहीं पहुंच पाते हैं स्कूल में, तो उनके लिए ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए, ओपन शिक्षा उनको देनी चाहिए। और जनसंचार के माध्यम का, इंटरनेट का तब तक इतना यूज़ नहीं था, तो इंटरनेट का किसी भी तरह से किसी भी माध्यम से बस उन तक शिक्षा पहुंचाई जाए। ठीक है। उसके बाद इन्होंने बात की है महिला शिक्षा पर विशेष बल दिया है। इन्होंने कहा है कि स्त्री और पुरुषों में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। महिलाओं को विज्ञान और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इनको व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी विशेष सुविधाएं दी गई हैं। इनका मानना है कि जो पुरुष है और जो स्त्री है उनमें भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए किसी भी तरीके से। इनका मानना है कि ज़रूरी नहीं है कि पुरुष ही जो टेक्निकल लाइन है उसमें जा सकते हैं, बल्कि स्त्री भी टेक्निकल लाइन में जा सकती हैं, टेक्निकल एजुकेशन वो ग्रहण कर सकती हैं। तो दोनों को प्रोत्साहित करना चाहिए, दोनों में जो भेदभाव है वो नहीं करना चाहिए, बल्कि समान शिक्षा दोनों को प्रदान की जानी चाहिए। उसके बाद इन्होंने बात की अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों की शिक्षा की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के लिए विद्यालयों की व्यवस्था की जाए। इन विद्यालयों में इन्हीं वर्गों के और इन्हीं क्षेत्रों के शिक्षक को नियुक्त किया जाए। अब ये देखिए इनकी क्या बात है। जो अनुसूचित जाति और जनजाति हैं, इनके बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराने के लिए इन्हीं वर्ग के शिक्षक होने चाहिए और इन्हीं के क्षेत्र के जो शिक्षक है वो नियुक्त किए जाने चाहिए। अब इन्होंने ये बात क्यों की है, इनका मेन मोटिव यही था कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ से बच्चे स्कूलों में नहीं आ सकते। तो इनका कहना यही था कि उन्हीं के इलाकों के जो टीचर हैं उनको ट्रेंड किया जाना चाहिए, उनको शिक्षा देने के प्रति प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि बच्चे दूर दराज के क्षेत्रों में ना जाकर अपने ही एरिया में पढ़ सके। क्योंकि उस टाइम पर स्कूल इतने नहीं थे जितने अब खुले हुए हैं। अब तो जगह जगह पर स्कूल खुले हुए हैं, कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं। उस टाइम पर ऐसा नहीं था, बहुत मतलब दूर दूर के राज्यों में जाना पड़ता था पढ़ने के लिए, मतलब शहरों में जाना पड़ता था पढ़ने के लिए। तो इनका यही मोटिव था कि जो बच्चे दूर दराज के एरिया से आते हैं तो उनको उन्हीं के एरियाज़ के जो टीचर हैं वो प्रोवाइड होने चाहिए। उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हीं के क्षेत्र के जो टीचर हैं उनको ट्रेंड किया जाए और उन्हीं के वर्ग के टीचर को उनको शिक्षा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और उन्हीं के क्षेत्र में एक स्कूल ऐसा खोल दिया जाना चाहिए। ठीक है। और इन वर्गों के बच्चों की जो आर्थिक सहायता है वो धनराशि जो है वो बढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है। उसके बाद इन्होंने बात की है अल्पसंख्यकों के बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। संविधान में अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, संस्कृति व धर्म की रक्षा का अधिकार दिया गया है और इन्हें अपनी संस्थाएं चलाने के लिए भी अधिकार दिया गया है। अब मैं यहाँ पर किसी कास्ट के बारे में बात नहीं करूँगी, आप समझ सकते हो। जो अल्पसंख्यक हैं, जिनकी संख्या कम है, उनको संविधान ने एक अधिकार प्रदान किया है कि आप अपनी भाषा में शिक्षा प्रोवाइड कराने के लिए शिक्षा उनको प्रोवाइड करा सकते हो, स्कूल खोल सकते हो। आपने देखा होगा कि जो मुसलमान वर्ग हैं वो मदरसा खोलते हैं बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराने के लिए। अगर किसी भी तरह के जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, अगर बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराने के लिए
स्कूल कॉलेजेस खोलते हैं, संस्था खोलते हैं, कोचिंग सेंटर खोलते हैं अपनी संस्कृति की भाषा देने के लिए। या ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अपनी संस्कृति की भाषा देने के लिए बात कर रही हूँ मैं। अगर वो अपनी संस्कृति की भाषा बच्चों को प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो संविधान में उनको अधिकार दिया गया है कि वो इस तरह का कदम उठा सकते हैं, अपनी संस्कृति की जो भाषा, जो शिक्षा है वो बच्चों को दे सकते हैं और विद्यालय भी खोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इन्होंने बात की है विकलांग और मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। असमर्थ बच्चे जो सामान्य बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं उनको सामान्य स्कूल में भेजा जाना चाहिए, और जो बच्चे बिल्कुल ही गूंगे हैं, बहरे हैं, जो देख नहीं सकते, जो चल नहीं सकते, उनके लिए अलग से स्कूल खोले जाएं। ठीक है। तो समावेशी की यहाँ पर बात आ गई। जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो समावेशी की एक आपकी कंप्लीट बुक है, वहाँ पर आपको कंप्लीट ही समावेशी के बारे में पढ़ना है कि जो असमर्थ बच्चे हैं उनको नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए। ये भी सरकार ने जो अधिकार दिए हुए हैं बच्चों को शिक्षा में कि आप नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ सकते हो। ठीक है। तो सेकेंड ईयर में आप इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ोगे। तो ये इनकी सिफारिशें थी। उसके बाद हम देखेंगे कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा है 1986 उसके हेतु क्या क्या काम किया गया था, क्योंकि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति इन्होंने अपने प्रारूप तो दे दिए, अपनी जो सिफारिशें हैं वो तो सुझाव जो अपने थे वो प्रस्तुत कर दिए सरकार के सामने, अब इसको लागू भी तो करना है। ठीक है। संसद द्वारा पारित हो जाने के बाद मई 1986 में प्रकाशन किया गया और लगभग इसके 6 महीने बाद नवंबर 1986 में इस योजना को लागू करने के लिए कार्य योजना के दस्तावेज को प्रकाशन कर दिया गया था। मतलब 1986 में, मई 1986 में ये जो पारित हो गई थी संसद में, बस संसद में पारित हो गई तो बस ये लगा लीजिए कि लागू हो गई। इसलिए जो फर्स्ट पेज पे हमने देखा था कि मई 1986 में इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है। तो उसके 6 महीने बाद नवंबर 1986 में इसको लागू कर दिया गया था। दोनों डेट आपके गलत नहीं है, दोनों डेट ठीक है। ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना कि हम मई 1986 लिखें या नवंबर 1986, कोई भी आप डेट लिख लो आपके लिए ठीक है। ठीक है। गलत नहीं है ये डेटें। इस शिक्षा नीति को लागू करने के लिए मानव संसाधन मंत्रालय ने 23 कार्यदलों का गठन किया गया था, जिसमें ख्याति प्राप्त शिक्षाविद, विषय विशेषज्ञ, वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी भी शामिल थे। तो इनका गठन किया गया था कि जो भी इन्होंने सिफारिशें की, अब इनको आप देखो कि जो जो इन्होंने सिफारिशें की हैं क्या वो सही हैं या गलत हैं। कहीं ये नहीं कि इन्होंने अपने किसी भी मोटिव के लिए या फिर अपने किसी भले के लिए इन्होंने इस तरह के जो दस्तावेज हैं या फिर जो सुझाव हैं वो दिए हैं। तो 23 कार्यदलों का गठन किया गया था, जिसमें ख्याति प्राप्त शिक्षाविद थे, विषय विशेषज्ञ थे, अलग अलग विषयों के अलग अलग विशेषज्ञ थे। ठीक है। वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी भी इसमें शामिल थे। इन्होंने शिक्षा नीति पर अपने विचार प्रस्तुत कर दिए और सभी राज्यों में इस शिक्षा नीति को लागू कर दिया गया। इनका यही कहना था कि जो भी इन्होंने सुझाव दिए हैं वो काफ़ी हद तक ठीक है, आप इस शिक्षा नीति को लागू कर दो, इसमें कोई भी चेंज जो फेरबदल है या फिर कुछ भी ऐसा नहीं है कि इस शिक्षा नीति को हम लागू नहीं कर सकते, बल्कि ये शिक्षा नीति काफ़ी अच्छी है। तो 1986 में ही ये जो शिक्षा नीति है वो जो है लागू कर दी गई थी। ठीक है। बहुत जल्द काम हुआ था इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। कंक्लूजन देखेंगे, निष्कर्ष क्या निकलता है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का। ठीक है। इस शिक्षा नीति द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने पर भी प्रतिभावान बच्चों की शैक्षिक प्रगति में तेजी लाने का प्रयास किया गया था। इन्होंने 10th +2+3 पैटर्न पर जोर दिया, नारी शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा पर भी जोर दिया। इनका मुख्य उद्देश्य यही था कि शिक्षा स्तर में बदलाव लेकर हम आए और देश में सभी जो शिक्षा है वो समान दृष्टि से लागू हो। ठीक है। तो ये थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, और आपको अब समझ में आ गई होगी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोठारी आयोग जो 1964-66 चला था, जो अपडेट होकर ही 1986 ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति यहाँ पर आई है। ठीक है। जैसे फ़ोन को हम अपडेट करते हैं ना, बस वही इसी तरह से ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बस अपडेट हुई है और इसको पूरी तरह से लागू कर दिया गया है पूरे देश में। ठीक है। तो आपको ये कैसे लगी आज की वीडियो, आपको समझ में आया या नहीं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने कमेंट, अपनी राय ज़रूर दिया कीजिए, ताकि हम अपनी जो आगे आने वाली जो वीडियो है उसके लिए मोटिवेशन हमें मिल सके आपके कमेंट और लाइक से। ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो को, अच्छी लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तैयारी रखिए, अच्छी तरह से अपनी तैयारी करें और जो भी है अपने घर पर है सुरक्षित रहें। ठीक है। थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।